नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज मैं आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले सौर मंडल का टॉपिक हो चुका है। ज्योग्राफी फर्स्ट लेक्चर में सौर मंडल का टॉपिक हो चुका है। यह आज सेकंड लेक्चर है मेरा। सेकंड लेक्चर में आज मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताऊँगा और ग्रह की उत्पत्ति, उपग्रह की उत्पत्ति और तारे कैसे बने, इनके बारे में बताने वाला और उसके तारे के जन्म कैसे हुआ, तारे का मृत्यु कैसे हुआ, इसके तो लास्ट तक वीडियो हमारा देखते रहिए, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समांतर दो सिद्धांत दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, तो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पहले सिद्धांत एक बात देख लेते हैं। जो निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत मान लीजिए, देखिए, या सामान्य स्थिति की सिद्धांत, सामान्य स्थिति, समान स्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया था? ये इन्होंने दिया था। ये बेल्जियम के एक खगोलविद थे, बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जिनका नाम था एफ जॉर्ज लेवेंतर। क्या नाम था? एफ जॉर्ज लेवेंतर, ठीक। इन्होंने इसकी खोज किया, ठीक। इन्होंने ये सामान्य के सिद्धांत दिया, ठीक। और दूसरे सिद्धांत आ जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब से महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक। तो ये इनके प्रतिपादक कौन थे? दो थे इनमें एक थे एक निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें दिया गया दो सिद्धांत। एक निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था गोल्ड और वह गोल्ड हुआ हरमैन ब्रांडी ने, ठीक है। और दूसरे वैज्ञानिक थे डॉक्टर एंडेज, ठीक। ये थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था। इन्होंने निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और इन्हें बिग बैंग के बारे में ही तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया था, ठीक। अब देख, जो हरमैन ब्रांडी गोल्ड थे, इन्होंने ये इसका सिद्धांत दिया, ठीक। लेकिन ये कब दिया था? 1920 का। लेकिन इसकी वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी की वैज्ञानिक पुष्टि किसने किया था? ये 1970 में जॉर्ज एफ लेवेंतर ने ही महाविस्फोट में बिग बैंग थ्योरी की जो क्या कहते हैं वैज्ञानिक पुष्टि इन्होंने की थी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। अब यह देखते हैं बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई या कैसे संभव हो पाया। तो जैसे आपको पता है कि जो अंतरिक्ष है ये असीमित एवं अनंत है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे हुई। एक स्टेप में आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हुई, लगभग ये हुआ कैसे। अब मतलब समझिए, जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष क्या है? अनंत है, ये मान लेते हैं, ठीक। तो अंतरिक्ष के अंदर अनंत है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण क्या हुआ? ये हमारा अंतरिक्ष है, ठीक। ये बहुत बड़ा अंतरिक्ष अनंत है, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण हुआ जो ये यहाँ कण थे, जो धूल कण, ऊर्जा कण थे, ये के गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स है होने के कारण ये जो ये क्या जितने पिंड थे ये आकर्षित हुए। अब जितने पिंड थे सब क्या हो आकर्षित होने लगे। तो हुआ यूं, अब ये इनका जो घनत्व था
आयतन, आयतन तो कितना जिसका आयतन था, आयतन तो अति सूक्ष्म हो गया, लेकिन इसका जो घनत्व था, जो ये पदार्थ आगे बने ना, घनत्व अनंत, घनत्व, दाब और ताप, ये तीन चीजें, ये अनंत अनंत थे। तो हुआ क्या, अब कोई भी पदार्थ हो, एक एक क्रांतिक सीमा होती है ना कि वो इससे ज़्यादा नहीं सिकुड़ सकता। जैसे आप कोई गुब्बारा लीजिए, ठीक, उसको पिचकाते हैं, पिचकाते पिचकाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है वो लास्ट में फट जाता है, क्योंकि अब उससे ज़्यादा वो पिचक नहीं सकता, मतलब उससे ज़्यादा उसका आयतन कम नहीं हो सकता, तो वो फट जाता है। तो वही हुआ इसी के साथ भी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब कण कण हुए, जो ये एक कण बना है इसको बोलते थे सिंगुलैरिटी। क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी, या वो बोलते थे ग्रहाणु। जब ग्रहाणु या सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, क्रांतिक सीमा का उल्लंघन हुआ, सीमा का उल्लंघन, जब क्रांतिक सीमा का उल्लंघन हुआ तो ये विस्फोट हो गया। किसमें? ये सिंगुलैरिटी में। क्यों सिंगुलैरिटी बन गया ना, एक छोटा कण बन गया, इसमें हो गया विस्फोट। इसका जब इसका विस्फोट हुआ तो एक कण, जो सिंगुलैरिटी में इतना छोटा कण था, इसका जो एक कण था इसमें विस्फोट हुआ, तो एक विस्फोट जो इसका एक ग्रहाणु बना, वो एक ग्रहाणु वो एक ब्रह्मांड के बराबर बना। जो क्या अंतरिक्ष में जो विस्फोट हुआ सिंगुलैरिटी में, वो उसका एक कण कितना, ब्रह्मांड के बराबर हुआ। सिंगुलैरिटी का एक कण या ग्रहाणु का एक कण ब्रह्मांड के बराबर हुआ, ठीक है। अब यही ब्रह्मांड फिर आगे चलकर बहुत सारे, क्योंकि हमारे आकाशगंगा तो बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, तो बहुत सारे ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। हाँ, इसके जस्ट 1 सेकेंड बाद जब विस्फोट हुआ, 1 सेकेंड बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इसका विस्तार, बृहद विस्तार हुआ। ब्रह्मांड का 1 सेकेंड के अंदर अंदर विस्तार हुआ। फिर इसकी जो गति थी, गति धीमी पड़ गई। फिर अगले 3 मिनट बाद, अगले 3 मिनट बाद क्या हुआ, पहले परमाणु, अगले 3 मिनट बाद एक परमाणु का उदय हुआ। पहले 3 मिनट बाद एक परमाणु का उदय हुआ। फिर ये लगभग 3 लाख वर्षों बाद इसका जो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर उस समय अनंत था, लगभग 4500 केल्विन टेम्परेचर कम हुआ, और थोड़ा जो ब्रह्मांड था लगभग पारदर्शी हो गया, ठीक है। लगभग इसका व्यास है 10⁸ अरब करोड़ किलोमीटर के आसपास माना जाता है, ठीक। चलिए, अब ये तो लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लगभग आप इस डायग्राम के माध्यम से लगभग आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब देखते हैं, इसी से देखते हैं तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं तारे की उत्पत्ति। अब तारा कैसे बना, आपको पता ही है, अंतरिक्ष अनंत है, इसमें ब्रह्मांड में अब पता है कितना जो घनत्व है, भाई आयतन तो बड़ा सूक्ष्म है, जो घनत्व है, ठीक। अब हम लोग ब्रह्मांड पढ़ चुके, ब्रह्मांड, अब तारे की उत्पत्ति के बारे में पता चला, ठीक। तारे की उत्पत्ति कैसे हुई बता दें। आपको पता है कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष अपना अनंत है, ठीक। तो इसमें क्या, धूल कण बहुत सारे हैं, आपको पता है, एकदम सेम वही से कंडीशन बताना है। देखो, धूल कण, ऊर्जा कण बहुत सारे। इसमें गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, जो ये कण थे उसमें सिंगुलरिटी बना, लेकिन इसमें ये सिंगुलरिटी नहीं है, इसमें धूल कण हुए। अब इसमें क्या हुआ, इनमें जब ऊर्जा, जो एनर्जी है,
क्या हुआ, जब ये धूल कण आकर्षित हुए तो क्या हुआ, इनमें एनर्जी उत्पन्न हुई, एनर्जी हुई, एनर्जी से ही क्या बने, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। ठीक, अब हाइड्रोजन से ही तो क्या कर, नाभिकीय संलयन क्रिया हुई, नाभिकीय संलयन क्रिया हुई तो क्या हुआ, बने हीलियम, हीलियम बने भाई। इसलिए तो क्या कहते हैं, जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया पाई जाती है। समझ में आई बात, ये उत्पत्ति कैसे हुई। अब एनर्जी हुई और एनर्जी से हाइड्रोजन बने, और हाइड्रोजन से जब एनर्जी में लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो ये हाइड्रोजन पूरा समाप्त होकर क्या, हीलियम बन जाता है। ठीक, अब हीलियम फिर क्या बनता है, कार्बन में बन जाता है। फिर यही था धीरे धीरे क्या होता है, भारी परमाणु या भारी परमाणुओं या परमाणुओं का या भारी पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे ये धीरे धीरे भारी पदार्थों, जब क्योंकि हाइड्रोजन समाप्त हुआ, हीलियम बना, हीलियम समाप्त हुआ, कार्बन बना, ऐसे धीरे धीरे और विशाल एनर्जी निकलती रहती है, और घनत्व तो इसका टेम्परेचर और घनत्व तो बढ़ता रहता है, जिस कारण से क्या हो, जैसे कि एनर्जी जैसे हाइड्रोजन खत्म होता जाता है तो क्या होता है, ये तारे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। उत्पत्ति ऐसे हुई, अब एनर्जी हुई, एनर्जी से ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना होगा। एनर्जी जो हाइड्रोजन जब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो हीलियम बना, तो अरे सुनिए, 10 में हाइड्रोजन हीलियम जब 100 हुआ तो क्या, कार्बन बन गया। अब कार्बन भी भारी परमाणुओं में कन्वर्ट होने लगा, कि पहले ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन भी धीरे धीरे चला जाएगा, फिर क्या होगा, तो ये तारा क्या होगा, जो तारा होगा, तारा मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक, अब समझ में, तारा, अब मृत्यु, तारे की मृत्यु, अब देखते हैं तारे की उत्पत्ति तो ये हो गई, अब तारे की मृत्यु कैसे हुई। हाँ, अब देख रहे तो तारे में लगभग जो पाया जाता है तो लगभग 71% के आसपास हाइड्रोजन पाया जाता है। ये मान सूर्य के ही बात मान तो लगभग 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं, मतलब अन्य तत्व पाए जाते हैं, ये होता है। ठीक, अब जो आकाश गंगा होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं। जो आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा में 98% तारे होते हैं और 2% अन्य तत्व, अन्य मतलब जो क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड 2% या धूलकण एनर्जी जो होती है ना, वो 2% पाए, और 98% तारे ही पाए जाते हैं। चलिए, इतना समझ में आता तारे की उत्पत्ति। अब देखते हैं तारे की मृत्यु कैसे हुई। भाई जन्म तो हो गया तारे का ना, उसको मृत्यु भी देख लेते हैं कैसे कैसे हुई, लेकिन सीक्वेंस मृत्यु होने का यही है। लेकिन अब कौन कौन से कंडीशन होती है मृत्यु के लिए, वो कौन कौन सी जिम्मेदार कंडीशन होती है वो बता दें। चलिए, तारे की मृत्यु कैसे होती है वो बता दें। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप देखते रहे, पूरे तारे के मृत्यु बताए। लेकिन अभी तक जो हमारा आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो और आगे आने वाले वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं तारे की मृत्यु कैसे हुई। तारे की मृत्यु, जो तारे की मृत्यु के लिए 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं, लेकिन 3 कंडीशन में केवल एक कंडीशन ही तारे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगी। ये तीनों कंडीशन नहीं हो जाएंगी, एक कंडीशन से ही तारा मृत्यु हो जाती है। जैसे एक कंडीशन होगी, तीनों देख लेते हैं, श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा, ये जो तारा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, या तो श्वेत वामन तारा पे, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, या न्यूट्रॉन तारा बन जाए, या क्या हो पल्सर बन जाए। ये बजाज वालों की पल्सर वाला नहीं, ठीक है ना, ये तारा की एक कंडीशन होती है। ठीक है, या तो ब्लैक होल बन जाए। ठीक है, ये मतलब यार व्हाइट डॉर्फ बन जाए, व्हाइट डॉर्फ
मतलब श्वेत है, श्वेत मतलब सफेद, वमन मतलब से नाटा या बौना, तारक मतलब तारा, मतलब से सफेद तारा बन जाए, मतलब से सफेद तारा मतलब यदि अब श्वेत वमन तारा, श्वेत वमन तारा का मतलब क्या हुआ, व्हाइट डार्क, व्हाइट डार्क मतलब श्वेत मतलब सफेद, वन मतलब बौना मतलब नाटा, तारक मतलब तारा मतलब सफेद छोटा तारा, सफेद छोटा तारा, सफेद बौना तारा। अब ये कैसे होता है, जब इसका कैसे बनता है तारा, मतलब तारा मृत्यु कैसे होती है, जब ये इसका द्रव्यमान 1.4 ms, ms क्या है, मास ऑफ सन, यदि कितना 1.4 से कम हो, ये पहले क्या, ये चंद्रशेखर सीमा होती है। इससे पहले हम ये समझे तो इससे पहले देख लेते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, ठीक, इससे पहले देख लेते हैं क्या चंद्रशेखर सीमा, तब ये जल्दी समझ में आ जाएगा। चंद्रशेखर सीमा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए, चंद्रशेखर सीमा इसका मान कितना होता है 1.44 या 46 भी कभी कभी दिया रहता है, या 46 ही कर लीजिए, तो 44 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, या 1.4 भी रहता है। 1.4 ms, ms का मतलब मास ऑफ सन। अब देखिए चंद्रशेखर सीमा की खोज किसने की है, चंद्रशेखर सीमा की खोज विलियम एडरसन एंड इसी स्टोनर ने इसकी खोज किया था। लेकिन इसको चंद्रशेखर सीमा क्यों कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा इसलिए कहा क्योंकि ये अपने यहाँ 1930 में दक्षिण भारत के एक वैज्ञानिक से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने इसकी खोज की थी। कितने वर्ष के थे, केवल जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज किया था, ठीक है। उसी का मान कितना होता है 1.44 ms, मतलब मास ऑफ सन। यदि चंद्रशेखर सीमा मतलब जो तारा है मतलब स्टार है, यदि तारे का जो द्रव्यमान हो जाए 1.44 ms से यदि ये कम है तो क्या हो जाएगा, श्वेत वमन तारा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब श्वेत वमन तारा में ये कन्वर्ट हो जाएगा मतलब घनत्व तो बढ़ जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा और घनत्व तो बढ़ जाएगा और इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तारा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। लगभग ये कितना हो जाएगा, ये पृथ्वी से, अब तारा कितना बड़ा, सूर्य कितना, पृथ्वी से सूर्य कितना बहुत बड़ा है, ठीक है, कितने लाख गुना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब जब वो कि लगभग पृथ्वी के समान हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज है वो इतनी बड़ी चीज हो जाए, ठीक, मतलब बहुत सिकुड़ जाए, तो वो श्वेत वमन तारा बन जाएगा। लगभग इसका यदि एक चम्मच इसका कण निकाल लिया जाता है तो वो कई टन के बराबर हो जाता है। एक चम्मच जो इसका आयतन होता है एक कई टन के बराबर हो जाता है, ठीक है। यदि एक चम्मच के बराबर इसका पार्ट निकाल लिया जाता है तो कई टन के बराबर हो जाता है, ठीक। अब ये जो श्वेत वमन तारा है यदि आगे चलकर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। जब ये श्वेत वमन तारा क्या क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो ये ब्लैक वमन तारा में, मतलब से ब्लैक डॉर्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब से ब्लैक स्टार मतलब ये राख बन जाता है, मृत्यु हो गई भाई, काला बन गया, काला मतलब से अब ये वहीं ये समाप्त हो जाता है, इसकी एनर्जी पूरी लॉस और वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब प्रकाश बाहर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, इसकी तारे की मृत्यु हो जाती है ये कंडीशन में श्वेत वमन तारा में, ठीक। अब देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार, तो यही समझ लेते हैं, जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms से अधिक हो, मतलब कम हो तो क्या बनेगा, श्वेत वमन तारा। चंद्रशेखर सीमा है ना किसी तारे के, किसी तारे से चंद्रशेखर सीमा वही सीमा होती है जो कोई स्थायी वमन तारा बन जाता है, वो उसकी अधिकतम सीमा होती है 1.4। यदि इससे कम है तो श्वेत वमन तारा में कन्वर्ट होकर फिर आगे काला वमन तारा बन जाएगा, तो तारे की मृत्यु हो जाएगी। फिर यदि इससे ज्यादा है, किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से यदि अधिक है तो क्या हो, वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, न्यूट्रॉन ये तारा न्यूट्रॉनों का ही बना होता है, न्यूट्रॉनों का बना होता है, ठीक है। अब ये तारा न्यूट्रॉन स्टार बन गया, न्यूट्रॉन स्टार के बाद इसमें हाई द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के बाद ये तारा क्या हो, ये भी तारा समाप्त हो जाएगा। और जो पल्सर होता है, पल्सर में ही ये पल्सर भी न्यूट्रॉनों के ही बने, लेकिन ये तेज घूर्णन करते हुए तारे होते हैं, ठीक। अब जो इसका एक चम्मच का द्रव्यमान, मान लें यदि इसका एक चम्मच का द्रव्यमान कई
कई मिलियन टन के बराबर हो जाता है ये एक चम्मच। अब बताइए कितना इसका घनत्व बढ़ जाता है, कई मिलियन के बराबर ये इसका हो जाता है, भी ये तारा समाप्त हो जाता है। अब ब्लैक होल, अब तिनका सीधा ये श्वेत भवन तारा में कन्वर्ट होगा तारा, जब मृत होगी या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक। अब दूसरी कारण ब्लैक होल कैसे बनता है, जब ब्लैक होल जो विध्वंस तारे होते हैं, मतलब ये तुम्हारे तारा एकदम नष्ट ही हो गया है, विध्वंस, वो तारे होते हैं जो विध्वंस हो चुके हैं, मतलब ब्लैक होल जब बनता है विध्वंस तारे होते हैं। विध्वंस तारे मतलब इतना इसका प्रकाश इतना हो जाए, इतना ये अंधेरा हो जाता है कि इसका प्रकाश भी नहीं बाहर निकलता। ठीक। और इसका घनत्व इतना हो, गुरुत्वाकर्षण इतना घनत्व बढ़ जाता है, ये टेम्परेचर भी इतना बढ़ पाता है कि इसका जो प्रकाश वो बाहर नहीं निकलता और ब्लैक होल की स्थिति चली जाती है और ये तारा वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब ये तारे की मृत्यु लगभग आप समझ चुके होंगे। ठीक है। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग तारा समझ चुके हैं, तारे की मृत्यु। हाँ, अब थोड़ा से देख लेते हैं ग्रह कैसे बने। तो ब्रह्मांड बना बता दिया, ग्रह बता दिया, सॉरी ग्रह नहीं तारा बता दिया, ब्रह्मांड के बाद तारे, तारे के बाद अब बता रहे हैं ग्रह के। ग्रह की उत्पत्ति भी तारों से हुई, ग्रह की उत्पत्ति भी तारों से ही हुई है। कैसे, जब उस समय गुरुत्वाकर्षण हुआ, बहुत सारे टक्कर एक दूसरे के तारे में हुआ, बहुत तारों में टक्कर हुआ, टक्कर वो बिखर गए। अब बिखरने के बाद जो तारों का जो पार्ट बचे, तारों का चक्कर लगाने लगे, ये तारों को चक्कर लगाने लगे, वही आगे चलकर ग्रह बने। ठीक है। अब जैसे कैसे ये इसमें टक्कर होता रहता है, बनते रहते हैं। ठीक। जैसे एक चंद्रमा कैसे बना अपना, एक थिया नाम का उपग्रह था। जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक, अब यही मान लीजिए जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो वो चक्कर लगा रही थी। ठीक। चक्कर लगाने के बाद, एक सेकंड, इससे पहले कि इसकी उत्पत्ति समझें हम देख लेते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। उल्का पिंड वे चट्टानी कण होते हैं, मतलब उल्का पिंड वे चट्टानी कण होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये पत्थरों के ही बने होते हैं, चट्टानी कण होते हैं जो के सूर्य के चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की ओर भी प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, वो उल्का पिंड होते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह ये ग्रहों के ही पार्ट होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही पार्ट होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड। अब देखते हैं, अब जब पृथ्वी टूट कर अलग हुआ ना, चक्कर सूर्य का लगा रहा था, तो सूर्य से एक उल्का पिंड, जो सूर्य से एक उल्का पिंड जिसका नाम था थिया नाम का उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकराया। जब पृथ्वी से थिया नामक उल्का पिंड टकराया, ये उल्का पिंड था, टकराया तो पृथ्वी का एक भाग टूटकर, छोटा सा भाग टूटकर इसे अलग हो गया। अब वो क्या क्या करने लगा, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। कौन, जो पृथ्वी का एक पार्ट टूटकर थिया नामक उपग्रह इसमें टकराया, टकराने के बाद इसका एक पार्ट टूटकर पृथ्वी का ही चक्कर लगाने लगा। तो क्या वही आज का जो बना, वही आगे चल के क्या बना, जो हमारा चंद्रमा बना, वही थिया नामक उल्का पिंड टकराने से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। टकराया तो पृथ्वी का पार्ट एक अलग हुआ, पार्ट अलग होने के बाद उसका चक्कर लगाने लगा, चक्कर लगाने जब लगाता रहा, यही बन गया आपका आज का चंद्रमा बना। कौन था, जब थिया नामक उल्का पिंड टकराया था पृथ्वी से। ठीक है, ये इतनी बात लगभग समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब देखते हैं, उल्का पिंड हो गया, हाँ, श्वेत भवन तारा, चंद्रशेखर सीमा, ये लगभग अब हम आपको लगभग समझा चुके हैं। ठीक, अब चंद्रमा का निर्माण भी, मतलब चंद्रमा का मतलब उपग्रह का निर्माण, जो जितने भी उपग्रहों का निर्माण हुआ यही कंडीशन से हुई, लेकिन थिया नामक सब में जिम्मेदार नहीं है, चंद्रमा के निर्माण में केवल थिया नामक उल्का पिंड जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब कुछ इकाइयां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको पता चल, जैसे प्रकाश वर्ष, इकाइयां होती, दूरी माप, प्रकाश वर्ष, एक होती खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरी होती है पारसेक।
तीनों के बारे में हम समझ सकते हैं। प्रकाश की चाल तो मैंने बता ही दिया था, एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रकाश की चाल अभी क्यों आएगा ना, तो इसलिए हम पहले बता दें कितनी होती। 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। चलो, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश माने प्रकाश, वर्ष माने 1 साल, ये मान सकते हैं ना। तो मतलब प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी वही होती है प्रकाश वर्ष। मतलब से प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में जो चली गई दूरी है, ये दूरी उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब इसकी चाल कितनी होती है? ये निर्वात 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि वो 1 वर्ष में इतनी दूरी तय करता है, इतनी चाल से वो जितनी दूरी 1 वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष करते हैं। उसके लगभग कितने 94.5 अरब किलोमीटर 1 वर्ष में लगभग इतनी दूरी सूर्य तय करता है। ठीक, वो होती है प्रकाश वर्ष। अब खगोलीय दूरी क्या होती है? खगोलीय दूरी वो होती है जो सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। ये 14.98 लाख किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब समझ में आ गई, इतनी दूरी होती है। ये खगोलीय दूरी का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है उसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। ठीक, हाँ, एक प्रकाश वर्ष में कितनी खगोलीय, यदि एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की बात की जाए, एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। ठीक, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मानक है, इसका मान होता है 3.6 लाइट ईयर। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मापक होता है कितना? 3.6 लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष होता है। लगभग ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, अब ये प्रकाश वर्ष समझ में आ गई, खगोलीय दूरी भी समझ में आ गई। हाँ, एक खगोलीय दूरी में 2 चीजें आपको रह गई, थोड़ा सा उसको भी बता दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना कोई चीज रह जाए। क्योंकि जो पृथ्वी है, ये सूर्य है मान लीजिए, ठीक, ये कक्षा हो गई, और ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, तो एक तो टाइम आता हो कि ये सूर्य से दूर चली जाती होगी, एक टाइम आता हो ये नजदीक रहती होगी। भाई दीर्घ वृत्ताकार ऐसे तो होता है ना। तो एक तो जब ये दूर जाती है तो इसकी औसत दूरी कितनी हो? जब दूर जाती है तो इसको बोलते हैं अपभू। जब ये नजदीक रहती है तो इसको बोलते हैं उपभू। जब दूर जाती है तो क्या बोलते हैं? अपभू। जो नजदीक जाती है उसको बोलते हैं उपभू। मतलब अपभू कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को एक कंडीशन होती है। जो उपभू जब नजदीक होता है तो लगभग 3 जनवरी को होती है, और इसकी दूरी होती है 15.2 लाख वर्ष, 2 लाख किलोमीटर। इसकी होती है 14.7 लाख किलोमीटर, इतनी दूरी होती। अब एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा ये कि जब सूर्य नजदीक है, उपभू की स्थिति में है 3 जनवरी, भाई तब तो यहाँ गर्मी होनी चाहिए ना, लेकिन महीना है जनवरी का, तो इसका मतलब यहाँ ठंडी है, लेकिन होनी चाहिए क्या? गर्मी। लेकिन ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये होती है क्योंकि वो उस समय सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जिस इस एरिया में हम लोग रहते हैं वो पड़ता है दक्षिणायन, सूर्य होता है दक्षिणायन में। अब जो लेकिन स्थिति क्या होती है? नजदीक होती है, तो दक्षिण में ही ये गर्मी दक्षिण में पड़ती जनवरी में, लेकिन अपने यहाँ नहीं। जब नजदीक होता है तो कहाँ होता है? ये सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है जनवरी में। ठीक है, और अब ये जुलाई में दूर जब होता है
दूर, तो क्योंकि अभी यह सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो दूर होने पर क्योंकि प्रकाश किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण हमको गर्मी लगती है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? उब्बू। चलिए अब देखते हैं, ये लगभग समाप्त हो गए, अब समाप्ति की ही ओर चल रहे हैं। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब यदि इन चीजों में और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रोमन जो अपने कुछ ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह हैं उनके कुछ रोमन देवी देवताओं के भी नाम वो हैं, ठीक। तो ये देख लेते हैं, ग्रह एवं रोमन, नहीं, ग्रह एवं उनके ग्रह, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, ग्रह के नाम एवं उनके रोमन देवी या देवता, ठीक। जो ग्रह के नाम है अपने रोमन में कुछ ग्रह के नाम और उनके रोमन देवी देवता, ठीक। जैसे पहले देख लेते हैं शुक्र, पहले ग्रह के नाम शुक्र, सॉरी पहले नाम किसका है, पहले बुध होगा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन इंग्लिश नाम जरूर याद रखना, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, ठीक है। चलिए, जो बुध है उसको क्या कहते हैं, उसको व्यापार और वाणिज्य का देवता कहते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य का देवता, या व्यापार वाणिज्य तथा दक्षता और वाक्य पटुता के देवता हैं, ठीक। जो शुक्र है, शुक्र को बोलते हैं बसंत का देवता या सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता, या बहार सुंदरी, ठीक है। अब जो मंगल है इसको बोलते हैं युद्ध का देवता, कहां पर, रोमन में कहते हैं ये चीजें, ठीक, अपने यहाँ नहीं, ठीक। अब बृहस्पति को बोलते हैं देवताओं और समस्त मनुष्यों का संरक्षक, ठीक है। जो शनि है उसको बोलते हैं कृषि का देवता, ठीक। और अरुण को बोलते हैं स्वर्ग का देवता, और वरुण को बोलते हैं, नेपच्यून को, सागर का देवता या समुद्र का देवता, ठीक। ये चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है। अब लगभग ये पूरा टॉपिक ब्रह्मांड का भी समाप्त हो गया, और ये फैक्चुअल जानकारी भी, ये भी आपको लगभग मिल गई होंगी। अब मेरा ख्याल है लगभग ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और जो आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहना हो वो उसके लिए कमेंट करिए। और कल से लेखपाल का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिनको ज्वाइन करना तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।